हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट का हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि क्रिया का होगा, तो वो टॉपिक लेके आई हूँ। तो आप लोग टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास ना देखा हो तो उसको भी देखिए जाके। तो समझते हैं हम लोग क्रिया को कि क्रिया क्या होती है। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को समझते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द से किसी काम का होना करना पाया जाए वही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का क्या हो, होना या करना पाया जाता हो, वही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। नोट समझ लेते हैं। नोट क्या करिए, नोट करिए। धातु को मूलतया क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। धातु को मूलतया क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूलभूत को। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आपको याद रखना है। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है क्रिया का निर्माण। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। धातु में क्या होता है, ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनती है, क्रिया बनती है। जैसे चल, प्रत्यय जुड़ गया ना तो क्या बन जाएगा, चलना। ऐसे पढ़ना, बन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पढ़ना। हंसना, रोना, सब क्या हुआ, नाना प्रत्यय जुड़े हैं। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है क्रिया के भेद या प्रकार। तो क्रिया के भेद या प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अब आगे समझते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की क्या हो, संभावना हो, और क्रिया का प्रभाव क्या हो, और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, तो वो क्या होगी, कर्म की संभावना पर पड़े, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है। राम क्या कर रहा है, फल खा रहा है। फिर कहा जा रहा है राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है। अब आगे समझते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया को समझते हैं। जिस क्रिया में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जिस क्रिया में कर्म ना हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। अगर काम खुद पर हो तो वो क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, उड़ना, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, अब आगे समझते हैं। आगे कहा जा रहा है क्रिया के अन्य भेद या प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। अब समझते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करे तो क्या होगा, तो पहली क्रिया को क्या कहा जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पहचान क्या होगी, कर करके। जैसे रीना खाना खाकर सो गई। ठीक, राम पत्र लिखकर चला गया। अब आगे समझते हैं द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया में दो कर्म हो वह क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक, अब आगे समझते हैं अध्यापक ने बच्चों को क्या किया, हिंदी पढ़ाया। आगे आ रहा है संयुक्त क्रिया। अब ये क्या होती है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसकी पहचान क्या होती है, जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े। जैसे जाने दो, जैसे मैंने किताब पढ़ ली, रीना खेलती कूदती रहती है, मोहन पढ़ता लिखता रहता है, दिव्या फ़ोन कंप्यूटर चलाती रहती है, मुझे जाने दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। अब आगे समझते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करे, तो फिर वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे धातु में आना तथा वाना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, आना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, पाना। अब उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे चलाना, चलवाना, उठाना, उठवाना, उठाना। अब सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती है तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया के अंतर्गत क्या आएगा, है, हूँ, है,
था, थी, थे, ताती, ते, गागी, गे, ये सब क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। वह स्कूल जाती है, वह खाना खाएगा। नाम धातु क्रिया, अब समझते हैं कि नाम धातु क्रिया। इसके बाद फिर अब आगे समझते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक आएगा काल वाला। कौन सा आएगा? काल। समझते हैं काल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंटेंस बोलते हैं। काल का अर्थ समय से है, ठीक। क्या होता है? समय होता है। काल को हम लोग क्या कहते हैं? समय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे काल कहा जाता है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और कौन सा होता है? भविष्य काल। अब समझते हैं इनके बारे में। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो वह क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। इसके अंतर्गत समान भूत हुआ उसकी पहचान समझते हैं। धातु में या, ये, आ अथवा चुका चुकी आदि होगा। जैसे राम खाना खा चुका। रीना लखनऊ से लौट आई। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। अमेरिका ने क्या किया? हिरोशिमा पर बम गिराया। आगे कह रहा है वंशिका खाना खा चुकी। अब समझते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है आसन्न भूतकाल व उसकी पहचान। आसन्न का अर्थ क्या होती है? कोई घटना घटित हुई, ठीक है। क्या कहलाती है? आसन्न कहलाती है। जैसे धातु में या है, ही, में है, चुका है, चुकी है आदि सब। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा श्याम खाना खा चुका है। हम सब 6800 हम लोग इसका क्या हो जाएगा? 68,500 से क्या हो गए? बाहर हो चुके हैं। ये सब क्या है? ये सब मतलब जो भूतकाल जो हम लोग का क्या हो? जो हम लोग काम कर चुके हों। ये आप लोग को याद रखना है। अब आगे समझते हैं। आगे आ रहा है अपूर्ण भूतकाल हुआ उसकी पहचान। धातु में रहा था, रही थे, रहे थे, ये सब आएगा। जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, मीरा किताब पढ़ रही थी, हम सब खेल रहे थे। अब आगे आ रहा है पूर्ण भूतकाल तथा उसकी पहचान क्या होती है? धातु में या था, थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, ये सब होगा। उदाहरण के लिए जैसे राम किताब पढ़ चुका था, मोहन नागिन डांस कर चुका था। अब आगे आ रहा है संदिग्ध भूतकाल हुआ उसकी पहचान। ये क्या होता है? धातु में आ होगा, या, गे, भी, ये होंगे अथवा हो चुका, चुकी, ये सब होंगे। जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा, ये सब आएगा। फिर क्या आ रहा है? फिर आ रहा है हेतु हेतुमत भूतकाल हुआ उसकी पहचान। यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे यदि कठिन परिश्रम करते हो तो क्या हो जाएगा? पास हो जाओगे। यानी क्या कहा गया है? कहा गया है कि अगर पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आगे कह रहा है अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। क्या कहा गया है? कहा गया है अच्छी फसल कब होगी? जब वर्षा होगी। अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता, ठीक। ये सब चीज़ें हो गई। अब आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है संभाव वर्तमान काल। अब इसको समझते हैं और उसकी पहचान क्या है। धातु में आ, ता, ती, ते, ये सब आएगा। पूर्ण वर्तमान काल होगा उसकी पहचान। धातु में चुका, चुकी, चुके हैं, इसमें हा आएगा, ठीक। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल को समझते हैं। वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका हो लेकिन समाप्त नहीं हुई हो तो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 5। मुख्य रूप से कितने होंगे? 3 होंगे। समझते हैं इनके बारे में। समान वर्तमान काल एवं उसकी पहचान। धातु में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सब आएगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाती है, तुम किताब पढ़ते हो। अब आगे समझते हैं तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। धातु में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आएगा। जैसे सीता गाना गा रही है, दुष्यंत नहा रहे हैं, कुत्ते चौक भौंक रहे हैं, वह गाना गा रहा है, ये सब क्या है? ये सब काम हो रहा है। अब आगे समझते हैं। आगे आ रहा है संदिग्ध वर्तमान काल हुआ उसकी पहचान। धातु में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह रो रहा होगा। अब आगे आ रहा है भविष्य काल। अब ये क्या होता है? इसकी परिभाषा को समझते हैं। वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध हो भविष्य काल कहलाता है। इसके मुख्य कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समान भविष्य काल व उसकी पहचान। धातु में गा, गे, गे। उदाहरण के लिए वह स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, मैं पढ़ूंगा, वह नाचेगी। अब आगे समझते हैं।
आगे आ रहा है संभाव भविष्य काल, शायद हो सकता है, संभव है। नोट, कोई ना कोई संभावना व्यक्ति होती है। शायद मैं कल आऊँ, शायद कल वह आगरा जाएगा। हो सकता है कि सत्र में बारिश हो, इस सत्र में क्या हो, बारिश हो। ठीक, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है हो सकता है कि रात में क्या हो, बारिश हो। अब आगे समझते हैं। हेतु, हेतु यदि भविष्य काल, ये क्या होता है, एक काम दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, मैं कब पढ़ूंगा, जब क्या होगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा, मैं कब आऊँगा, जब तुम स्टेशन पर मिलोगे। यानी एक काम क्या हो, दूसरे पर डिपेंड हो। अब आगे आएगा कौन सा टॉपिक, समास। समास क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। जैसे राजपुत्र, देशभक्ति। परिभाषा क्या है इसकी समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के प्रकार या भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष कर्मधारय, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ट्रिक क्या है, अब तक दादा, आ से क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, फिर इसके बाद ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। ट्रिक याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब तक दादा। अब समझ लेते हैं आगे। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में क्या हो, योजक चिन्ह हो और आएगा तो ये फिर वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। और या नोट विपरीत भी होते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता, ये क्या है, एक दूसरे के उल्टा हो गए। आगे पीछे, देश विदेश, धर्म अधर्म, सुख दुख, रुपया पैसा, घास फूस, नर नारी। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब आगे समझते हैं। आगे कह रहा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वह क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। जैसे चौराहा, शताब्दी, सप्ताह, दोपहर, अष्टराह, ये सब चीज़ हो जाएगी। आगे आ रहा है बहुब्रीहि क्या होता है, जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद, बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का क्या हो, निर्माण हो, वह क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। जैसे चक्रवाणी, बीड़ावाणी, लंबोदर, निशाचर, पंचानन, पंचवटी, ये सब हो जाएगा। फिर आ रहा है कर्मधारय समास। ये क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। नोट क्या होगी, तुलनात्मक, जैसे चरण कमल, मृग नयन, महाजन, ये सब आएगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है इसको समझते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हुआ अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहला पद क्या हो, इससे नोट क्या है, आ, अनुप्रति, हर, भर, अप आदि उपसर्ग, जैसे आजीवन, आजन्म, आमरण, आखंड, अनुसार, ये सब चीज़ हो जाएगी। ठीक, आगे आ रहा है तत्पुरुष समास। ये क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान और दोनों पदों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास क्या होगा, को तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन नहीं होगा, जैसे गगनचुंबी, चिड़ी मार, ये सब हो जाएगा। फिर आ रहा है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, का मतलब क्या होता है, से अलग होना, संबंध का की के रारी अधिकरण में, पर संबोधन में क्या हो जाएगा, हे, अरे, वाच, ये सब हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है करण तत्पुरुष समास से के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या आएगा, सुनिश्चित, तुलसीकृत, मंचा, रोगग्रस्त, ये सब आ जाएगा। फिर आ रहा है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत आएगा के लिए, जैसे गौशाला, भोजनालय, प्रयोगशाला। फिर आ रहा है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें आएगा से अलग होना, जैसे क्या हो जाएगा, कर्ज मुक्त, पाप मुक्त, धनहीन, बंधन मुक्त, देश निकाला, पद मुक्त, जलहीन, रोग मुक्त, ये सब क्या हो गए, अलग हो गए। फिर आ रहा है संबंध तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत आएगा काकी के, जैसे राजज्ञ, राजज्ञ, पित्राज्ञ, गृह स्वामी, विद्यासागर, शिक्षालय, ये सब हो जाएगा। फिर आ रहा है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत आएगा ये, में, पर। ठीक, जैसे आप, नीति, इसको उदाहरण हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है।
आगे जो टॉपिक आएगा वो हमारा अलंकार आएगा। अब अलंकारों को हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।